स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है सेंसस के बारे में। आज इस तरीके से जो न्यूज़ इंक्लूडेड हैं उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो नहीं अपलोड हुआ है। तो हो सकता है न्यूज़पेपर को लेट अपलोड किया जाए, तो हमने द हिंदू का जो साइट है उसी से न्यूज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया है। और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा न्यूज़पेपर के अंदर में उनको हम कल का जो डिस्कशन है उसमें इंक्लूड करेंगे। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है सेंसस एक्सरसाइज के बारे में। हमारे जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा लेटर लिखा गया है स्टेट्स के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको, कि जो सेंसस का एक्सरसाइज है जिसके अंदर में जो ऑफिशियल इंगेज रहेंगे उनके द्वारा अगर अपना ड्यूटी के अंदर में किसी तरीके से लैप्स किया जाता है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन है उसको उनके द्वारा इंक्लूड कर दिया गया, सेंसस का जो डॉक्यूमेंट है उसको आप देखिए कि उनके द्वारा डिस्ट्रॉय या डैमेज कर दिया जाता है, तो उनके अगेंस्ट में जो एक्शंस हैं वो लिए जा सकते हैं। इवन उनको 3 ईयर का जो प्रिजन है वो भी किया जा सकता है। सो बेसिकली ऑफिशियल्स का ये जो सेंसस ड्यूटी है वो लीगली एनफोर्सेबल है। किस एक्ट के थ्रू ये एम्पावर करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को कि एक्शन है वो लिए जा सकते हैं। 1948 के समय में हमारे यहाँ पे सेंसस का जो एक्सरसाइज जब कंडक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम में, तो उस दौरान में एक एक्ट आता है 1948 का सेंसस एक्ट। इसी एक्ट का जो सेक्शन 11 है वो एम्पावर करता है कि उन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में जो एक्शन है वो लिए जा सकते हैं। सेकंड, आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इस एक्सरसाइज के बारे में। अब देखिए कि एवरी 10 ईयर के ऊपर में इसको कंडक्ट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सेंसस एज ए सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट के अंदर में है। सेंसस एज ए सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर में है। ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे यूनियन लिस्ट के अंदर में, ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट होते थे। और अब आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में ओवर द ईयर्स काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको कि यूनियन लिस्ट के अंदर में इंक्लूड किया गया है। जब आप लक्ष्मीकांत का बुक को रीड करोगे तो वहाँ पे तो 98 सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं, बट आप देखिए कि 100 के आसपास ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट प्रेजेंट समय में 100 है। हो सकता है आपसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओवर द ईयर्स जो हमारा इंडिपेंडेंस है, जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखिए अडोप्ट किया है या कमेंस किया है, तो ओवर द ईयर्स हमारा किस लिस्ट के अंदर में जो सब्जेक्ट हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनियन लिस्ट के अंदर में भी जो सब्जेक्ट हैं वो इंक्रीज हुए हैं। हमारा जो स्टेट लिस्ट है जिसके अंदर में सब्जेक्ट हैं वो डिक्रीज हुए हैं। स्टेट लिस्ट से काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट हैं जिनको कि रिमूव किया गया था, स्पेशली जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 5 सब्जेक्ट्स को रिमूव करते हुए उनको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में इंक्लूड है वो किया था। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके अंदर में भी आप देखिए कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो ये आपको एक बेसिक जो ट्रेंड है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से क्वेश्चंस जो हैं हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर में प्रैक्टिस करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में उसका जो लिंक है वो आपको दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये हमने यूनियन लिस्ट के बारे में देखा। 10 ईयर के अंदर में इसको कंडक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास में है, क्योंकि यूनियन लिस्ट के अंदर में आया करता है। इसका जो हिस्ट्री है वो क्या है हमारी कंट्री के अंदर में, 1871 का वो समय है जब फर्स्ट टाइम सेंसस का जो एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया गया था। बट हम सिंक्रोनस वे के अंदर में अगर सेंसस के बारे में रीड करें तो 1881 के समय वो कंडक्ट हुआ था। सिंक्रोनस सेंसस का मीनिंग क्या होता है कि साइमल्टेनियस वे के अंदर में कंप्लीट कंट्री के जो डाटा हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट किया जाए। तो फर्स्ट टाइम 1881 के समय में हुए थे। उस समय हमारे जो वॉइस रॉय हैं वो कौन होते थे, क्योंकि वॉइस रॉय का पोस्ट आ चुका था। 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद में चेंजेस किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में। वॉइस रॉय हुआ करते थे रिपन। हमारे जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर है वो कौन थे, WC प्लोडेन नाम के एक पर्सन है। WC प्लाउडेन नाम के एक पर्सन है जिनको फर्स्ट सेंसस कमिश्नर बनाया गया था 1881 के समय में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें प्रेजेंट समय में जो एक्सरसाइज कंडक्ट होता है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो डायरेक्शन है उनमें हुआ करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आया करते हैं। 1971 से एक्सरसाइज के अंदर में चेंजेज किया गया कि इसको 2 फेजेज के अंदर में कंडक्ट किया जाएगा। जब से ये जो एक्सरसाइज के 2 फेजेज हैं वो यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। फर्स्ट फेज के अंदर में आप देखिए कि हाउस का जो लिस्टिंग किया जाता है कि जो हाउसेज हैं जहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगा उनका जो लिस्टिंग प्रोसेस है वो हुआ करता है। और सेकंड फेज के अंदर में जो जो पॉपुलेशन है उसके डाटा को यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा।
2026-27 का ये एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो आप देखिए कि फर्स्ट टाइम इसको डिजिटल वे के अंदर में कंडक्ट किया जाएगा, कि डिजिटल वे के अंदर में डाटा यहाँ पे जो इंक्लूड होंगे। सेकंड स्टूडेंट, जो कास्ट के जो डाटा हैं उनका भी इंक्लूजन यहाँ पे होगा। कास्ट के जो डाटा जो लास्ट टाइम 1931 के समय में कलेक्ट किए गए थे, उनको पब्लिश वो किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम रीड करें तो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में है। रसिया के साथ में हमने S-400 का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको कि 2018 के समय एक एग्रीमेंट के थ्रू परचेज किया था। बेसिकली हमको जो 5 यूनिट्स हैं वो डिलीवर करने थे रसिया के द्वारा, 5 यूनिट्स को डिलीवर है वो करना था, जिसमें 3 यूनिट्स हैं वो अभी तक डिलीवर हुए हैं। जो रेस्ट ऑफ द यूनिट हैं जिनको कि इस साल का जो नवंबर है जब तक डिलीवर है वो कर दिया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो वर्ल्ड है वो कंटिन्यूस वॉर सिचुएशन के अंदर में है। अलग अलग एरिया के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हुए हैं, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में है। एयर डिफेंस सिस्टम है वो न्यूज़ के अंदर में है। तो कौन कौन से ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जिनके बारे में आप जाना करते हो? एक तो आप देखिए कि रसिया के वहाँ पे S-500 नाम से एक एयर डिफेंस सिस्टम हुआ करता है। S-400 है उन्होंने हमको भी दिया है, S-400 हमने भी परचेज किया है रसिया के साथ में। सेकंड, अगर हम बात करें इजराइल के बारे में तो उनका आयरन डोम है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। यूएस के बारे में अगर हम रीड करें तो उनका थार्ड नाम से एक एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड जो जिसको कि उन्होंने जो वेस्ट एशिया के अंदर में भी डिप्लॉय किया है। और इंडिया और इजराइल का जो जो यहाँ पे कोऑपरेशन के थ्रू आप देखिए कि बराक 8 नाम से भी हमने एक एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च है वो किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हमने S-400 का जो यूटिलिटी है, जो इसका इम्पोर्टेंस है, उसको देखा है कि कैसे पाकिस्तान से आने वाले जो ड्रोन्स हैं उनको इनके द्वारा इंटरसेप्ट किया गया, उनको न्यूट्रलाइज है वो किया गया S-400 के द्वारा। और बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या पता होना चाहिए? क्या फाइटर जेट्स को भी ये इंटरसेप्ट कर सकता है? यस स्टूडेंट, जो फाइटर जेट्स हैं एयर के थ्रू जो भी यहाँ पे अटैक होगा, फाइटर जेट को आप देखिए कि इंटरसेप्ट किया जा सकता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आया करती हैं ईरान की वजह से, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। और इवन ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट है वो किया जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा S-400 का जो नेम है वो माइथोलॉजिकल वे के अंदर में उसको इंक्लूड किया गया है कि महाभारत के अंदर में हम सुदर्शन चक्रा के बारे में रीड करते हैं, तो सुदर्शन जो चक्रा है वो इसका नाम है वो रखा गया है। 2 यूनिट हैं जो इस साल के लेटर फेज में डिलीवर हैं वो होंगे रसिया के द्वारा। और जो कुछ मिसाइल्स हैं उसके बारे में भी आप देखिए कि डील हुआ था इसी ईयर के दौरान में कि S-400 का जो मिसाइल है वो हमको रसिया है वो टाइम बाउंड मैनर के अंदर में डिलीवर करे, जिससे कि हम उनको यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पार्लियामेंट्री जो पैनल है उसके बारे में है कि पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा हाईवेज के ऊपर जो सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग में एक फोर्स को डेवलप करने के लिए सजेस्ट किया गया है कि आप हाईवेज के ऊपर में सेफ्टी, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट का जो गोल्डन आवर हुआ करता है उसमें जो पर्सन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, आरपीएफ काइंड ऑफ फोर्स, जो कि हमारे यहाँ पे रेलवे के अंदर में जिस तरीके से फोर्स हुआ करती है आरपीएफ, उसी तरीके का एक फोर्स को डेवलप किया जाए जो कि हमारे हाईवेज के ऊपर में सेफ्टी है वो प्रोवाइड करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाईवेज का जो सेफ्टी है, सेफ्टी यहाँ पे एक्सीडेंटल पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं। हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि अगर हम एनसीआरबी के जो डाटा हैं, एनसीआरबी के डाटा को रीड करें तो 2024 के डाटा बताते हैं कि 1.73 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका डेथ हुआ है रोड एक्सीडेंट्स के अंदर में। और काफ़ी सारे एक्सीडेंट के अंदर में लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको जो इनिशियल जो 60 मिनट्स हैं, कि जो गोल्डन आवर का जो समय है, 60 मिनट्स का जो समय है, उसके अंदर में अगर उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, मेडिकल सपोर्ट्स उनको रहे, तो उनका जो लाइफ है उसको सेव किया जा सकता है। तो ये जो गोल्डन आवर का जो समय है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ डेथ है उनको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है, इस वजह से ये सजेस्ट किया गया। हाईवेज क्या हमारे सेफ हैं क्या? अब देखिए कि हाईवेज के अंदर में उनका डिजाइन के रिगार्डिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट हुआ करते हैं जहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ एक्सीडेंट होते हैं, जैसे सडनली कोई यू टर्न का एरिया हो, सडनली जहाँ पे पॉपुलेशन के नंबर्स ज़्यादा हों, जिसमें जो पर्सन है वो रोड को क्रॉस करते हों। तो काफ़ी सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स हैं वो हुआ करते हैं, तो उनको हमें रिड्यूस करने का ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखिए कि यूनियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं यहाँ पे लोगों को भी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उनको भी इन्फॉर्म प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे चलाया गया है जो इनिशिएटिव
कि लोग हैं वो सपोर्ट करें एक दूसरे पर्सन को किसी भी एक्सीडेंट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, जो कि आप देखिए कि फ्रांस के लिए गए हैं, और फ्रांस के वहाँ पे उनके द्वारा डिस्कस है वो किया गया है G7 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके उनके साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके लिए यही रेज होता है कि G7 के जो कंट्रीज हैं क्या उसके अंदर में इंडिया उसका पार्ट है क्या? तो आप देखिए कि इंडिया जो है वो G7 का पार्ट नहीं है, इंडिया नहीं है। तो इंडिया के मिनिस्टर क्यों गए? काफ़ी बार आप देखिए कि हमारे जो कंट्री है उसके मिनिस्टर्स को मीटिंग के अंदर में जो हाईएस्ट जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको भी इनवाइट किया जाता है जब ऑफिशियल मीटिंग हुआ करती है G7 का। तो इनवाइटी के रूप से इंडिया वहाँ पे गया है, इनवाइटी है वहाँ पे। G7 के अंदर में कौन कौन से कंट्री आया करते हैं? तो आप देखिए कि बेसिकली पहले तो G6 के नाम से स्टार्ट हुआ था इनिशियली, जब इसको स्टार्ट किया गया था 1975 के समय में। यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है कि कुछ कंट्रीज आप कुछ ग्रुप्स आपको दे दिए जाएं। ग्रुप जैसे कि आप देखिए कि G7 आपको दे दिया गया, आपको दे दिया गया G20 आपको दे दिया गया, आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया G4 के बारे में, और आपको मेंशन कर दिया गया कि जो BBIN है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल है, या कोई भी अदर यहाँ पे इनिशिएटिव जैसे SCO है, तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट हुआ था? G7 है जो 1975 में क्रिएट हुआ। G20 है जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तो 99 के समय में एशियन जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उस समय स्टार्ट होता है, और 2008 में इसका जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडर्स का मीटिंग स्टार्ट हुआ। इसमें इनिशियली ये जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका ये प्लेटफॉर्म था। G4 जो है वो 4 कंट्रीज़ का यहाँ पे एक ग्रुप है जो कि UNSC के अंदर में रिफॉर्म के बारे में बात करता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म किया जाए और मोर कंट्रीज़ को यहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप है वो दिया जाए, जो प्रेजेंट समय में 5 कंट्रीज़ के पास में है। तो G4 को जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 2002 या 3 के समय में, 2002-3 के समय डिमांड स्टार्ट हुआ था। इंडिया है, जापान है, इंडिया जापान के अलावा आप देखिए कि जर्मनी है, जर्मनी के अलावा स्टूडेंट्स ब्राज़ील है। तो ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो इसके पार्ट हैं। इनके अगेंस्ट में भी एक ग्रुप बना है जिसको हम कॉफ़ी क्लब के नाम से जानते हैं। इंडिया का जो ये डिमांड है कि इंडिया को इंक्लूड किया जाए उसको अपोज करता है पाकिस्तान। जापान का जो डिमांड है उसको अपोज करता है साउथ कोरिया। जर्मनी का जो डिमांड है उसको इटली और स्पेन के द्वारा अपोज किया जाता है। ब्राज़ील के डिमांड को साउथ अफ्रीका है और अर्जेंटीना है, इन कंट्रीज ये डिमांड को ऑब्जेक्ट करते हैं कि उनको इंक्लूड ना किया जाए UNSC की परमानेंट मेंबरशिप के अंदर में। और उस क्लब को हम कॉफ़ी क्लब के नाम से जानते हैं। वो उन कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनकी मेंबरशिप को अपोज करता है। SCO जो है जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 1996 के समय में संघाई 5 के जो कंट्री हैं वो इसको इस्टेब्लिश करते हैं, और 96 के समय इस्टेब्लिश किया गया। 2017 के समय में इंडिया और पाकिस्तान है उसको इंक्लूड है वो किया गया था। तो ये तो हमने एक क्वेश्चन के बारे में देखा। ऐसे अगर आपसे कोई सवाल हो इन मेंबरशिप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब G7 का मीटिंग हुआ है तो वहाँ पे डिस्कशन है वो क्या किया गया? डिस्कशन ये किया गया है, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में, ईरान का ये जो कन्फ्लिक्ट है इसके रिगार्डिंग में क्या डिसीजन लेना है, कैसे जो ग्लोबल कंट्रीज जिसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और इंडिया का इम्पोर्टेंट पोजीशन बताया गया है वहाँ पे मीटिंग के अंदर में कि G7 के वहाँ पे भी हम डिस्कशन में हैं। जो ब्रिक्स का जो मीटिंग कंडक्ट होगा तो ब्रिक्स के अंदर में भी हम यहाँ पे मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले कंट्री हैं, और ईरान जो है वो ब्रिक्स का पार्ट है। तो इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पोजीशन यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया सम हाउ आप देखिए कि प्रेशराइज करे ईरान को कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन किया जाए, जिसको कि ईरान ने डिक्लाइन किया है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन है वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं किया जाएगा उनके द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन? कुछ उनके कंडीशंस हैं कि जो जिन कंट्रीज ने उनके ऊपर अटैक किया है US एंड इजराइल ने, वो उनको वॉर की रिगार्डिंग में कुछ पेमेंट करें। उनके द्वारा उनका जो लीगल राइट है, जो यहाँ पे ह्यूमन राइट और लीगल राइट उन्होंने बताया है, और आप देखिए कि नेचुरल राइट भी स्टेट ऑफ हॉर्मूज को रिकॉग्नाइज करें कि वो ईरान के कंट्रोल के अंदर में है। किसी भी तरीके से वो अटैक है उसको स्टॉप करें, और एक प्रोमिस भी करें कि फ्यूचर में जो अटैक किया जाएगा तो उसका एक मैकेनिज्म यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए कि कोई अटैक उनके ऊपर में ना हो। US का डिमांड क्या है? US का डिमांड ये है कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करे और स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करे। न्यूक्लियर जो प्रोग्राम उनका है उसको ये डिस्ट्रॉय करें और जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है उसको ओपन करें। तो इसी के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन हुआ। G7 के मेंबर कंट्रीज को एक बार हम देख लेते हैं। G7 के मेंबर कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं? कनाडा है वो इसका मेंबर कंट्री है, और आप देखिए कि लास्ट ईयर कनाडा के वहाँ पे मीटिंग हुआ था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे।
कनाडा के अलावा स्टूडेंट्स फ्रांस है, कनाडा के अलावा फ्रांस है, फ्रांस के अलावा आप देखिए कि जर्मनी है, फ्रांस के अलावा जर्मनी है, जर्मनी के अलावा स्टूडेंट्स इटली है, जर्मनी के अलावा इटली है, इटली के अलावा जापान है, इटली के अलावा जापान है, और यूनाइटेड किंगडम और यूएसए वो इसके पार्ट हैं। क्या इसका कोई हेडक्वार्टर भी हुआ करता है क्या? आप देखिए कि परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, जहाँ पे मीटिंग होता है वहीं पे ही एक टेम्परेरी हेडक्वार्टर को डेवलप है वो किया जाएगा, जैसे कि हम G20 के अंदर में देखते हैं। G20 का भी कोई परमानेंट हेडक्वार्टर है वो नहीं है। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होता, जिनको हम ग्रुप्स के रूप से लार्जली वे में कंसिडर नहीं करते हैं, इनको फोरम है वो बताया जाता है कि G7 है, G20 है, ये फोरम है, टेम्परेरी हेडक्वार्टर बनता है, कंट्रीज वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर कंट्री भी और इनवाइटी कंट्री भी बुलाए जाते हैं, और वहाँ पे जो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कशन है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, ग्लोबल साउथ के बारे में है, जो चाइना के जो वहाँ पे पर्सन है उन्होंने बेसिकली एक डिस्कशन के अंदर में मेंशन किया है फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, कि इंडिया के साथ में, इंडिया और चाइना है एक कॉमन इंटरेस्ट को कैरी करते हुए यहाँ पे जो जो कोऑपरेशन है उसको कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में जो काम है वो कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ का जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे रखा गया है कि कॉमन इंटरेस्ट है ग्लोबल साउथ, चाइना का भी और इंडिया का भी, और ब्रिक्स को भी एज ए कॉमन इंटरेस्ट के रूप से बताया गया। ब्रिक्स के तो आप देखिए कि इंडिया और चाइना है वो यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर हैं। ब्रिक्स जो है जिसको कि इनिशियली ब्रिक के नाम से इस्टेब्लिश किया गया, फिर अफ्रीका भी इसको ज्वाइन करता है, साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है, तो ये ब्रिक्स बनता है। और ब्रिक्स का जब 2022 में आप देखिए कि मीटिंग हुआ तो उस दौरान में इसका जो मेंबरशिप है उसको एक्सपेंड कर दिया गया, जिसको कि ब्रिक्स प्लस के नाम से हम जानते हैं। और ईरान जो है वो भी इसका पार्ट है, ब्रिक्स प्लस का जो पार्ट है वो ईरान भी है। और आप देखिए और भी काफ़ी सारे कंट्री हैं, सऊदी है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, इथोपिया है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनको मेंबरशिप दिया गया है ब्रिक्स का, बट सऊदी ने ऑफिशियली अभी ज्वाइन है वो नहीं किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ के बारे में, ग्लोबल साउथ के वो कंट्री हैं जिनके ऊपर में ग्लोबल नॉर्थ के जो कंट्री हैं उनका कभी ना कभी अपना कॉलोनी है वो हुआ करते थे। और कंटिन्यूस आप देखिए कि जो डेवलपमेंट के जो पैरामीटर हैं, कि जो यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट के पैरामीटर हैं पर पर्सन जो पैरामीटर हैं या जो अदर वेज हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज को भी फाइट करना है, तो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं इनको फाइनेंशियल सपोर्ट का जो ज़रूरत हुआ करता है, इन्होंने एक अपना ग्रुप डेवलप किया है। जब इंडिया में G20 का मीटिंग सेटअप हुआ था तो उस समय ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है वो उसको कंटिन्यूस रेज किया गया था इंडिया के द्वारा, कि ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप से इंडिया यहाँ पे इमर्ज हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के अंदर में हमारे यहाँ पे किस तरीके से ऑयल एंड गैस का सप्लाई है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है उसके रिगार्डिंग में तो स्ट्रेटजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व है उसके बारे में कल हमने पेट्रोलियम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में रीड किया था, कि हमारे यहाँ पे स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं जो कि ऑयल है उसकी सप्लाई को इंश्योर करेंगे किसी भी क्राइसिस को डील करने के लिए। एलपीजी के बारे में भी बताया गया कि एलपीजी का यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है। उसके बिहाइंड में रीजन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर्स इश्यू किए थे, सेंटर के जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स की वजह से आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया कि जो एलपीजी का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और इंडिया का जो इंडिया के पास में जो ऑयल है वो 60 डेज का है, एलपीजी का जो जो यहाँ पे स्टोरेज है वो मंथ के आसपास में है, ये सेंटर का स्टैंड है। वेस्ट एशिया से जो हमारा यहाँ पे जो आप देखिए कि जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं ऑयल एंड गैस के, जो वहाँ से शिप्स आएंगे तो उनको इंडियन नेवी है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इंडियन नेवी है वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के थ्रू। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के थ्रू इंडियन नेवी है वहाँ से आने वाले जो शिप वेसल्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि उनको सेफ वे के अंदर में इंडिया के लिए लाया जा सके। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जो शिप आएंगे जिसको इस ऑपरेशन के थ्रू सेफ्टी है, सिक्योरिटी रहेगा। या पहले भी इंडियन नेवी ने ऐसे कोई ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया है। तो इंडियन नेवी ने आप देखिए कि जब हौतीज ने अटैक किया था रेड सी के वहाँ पे, जब हमास और इजराइल का कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद में, तो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प को लॉन्च किया था, ऑपरेशन संकल्प को लॉन्च किया गया था। याद रखना है ये ऑपरेशन संकल्प, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। और ऊर्जा सुरक्षा है क्योंकि ऑयल एंड गैस का यहाँ पे लिटिल बिट आप देखिए कि डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो उस वजह से यहाँ पे
ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन को जो लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देखिए कि किसको कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ है उसको कनेक्ट किया करता है गल्फ ऑफ ओमान के साथ में, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ में कनेक्ट करता है। और जब हम पर्शियन गल्फ के कंट्रीज़ के बारे में रीड करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या ओमान को भी हम कंसिडर किया करते हैं क्या? तो ओमान आप देखिए कि कंप्लीट कंट्री तो नहीं है, बट उसका एक पार्ट है जो उसका मेन टेरिटरी से कम्प्लीटली अलग है। एक पेनिनसुलर रीजन है उनका जो यूनाइटेड अरब अमीरात के पास में सिचुएटेड है, और ये जो एरिया है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर में है। ओमान, रेस्ट ऑफ द ओमान यहाँ पे है, और यहाँ पे जो रेस्ट आप देखिए कि जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। तो ये जो पेनिनसुलर रीजन है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, इस वजह से ओमान को भी हम पर्शियन गल्फ का जो पार्ट है वो कंसिडर किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और यूएस डील के बारे में है। इंडिया और यूएस डील के बारे में ये कहा गया कि जो इंटरिम ट्रेड डील है वो डिस्कशन की लास्ट फेज के अंदर में है, बट स्टिल कुछ डिफरेंसेज हैं इंडिया और यूएस के बिटवीन में। क्या डिफरेंसेज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि यूएस के द्वारा पुश किया गया था कि इंडिया जो है वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करे, इंडिया जो है वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करे, यूएस के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया के अंदर में सप्लाई है वो किया जा सके। सेकंड, उनके द्वारा यहाँ पे डिमांड ये किया गया था कि इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है उसको भी ओपन किया जाए। इंडिया इन दो सेक्टर्स को क्यों यहाँ पे डिक्लाइन करता है ओपन करने के लिए? एक तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे ये सेंसिटिव इशू है, एग्रीकल्चर और डेयरी का जो सेक्टर है इसको जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक जो आप देखिए कि परसेप्शन क्रिएट हो सकता है अगर फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर में आएंगे और हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनका जो डिमांड है वो कम्प्लीटली डिक्लाइन होगा। तो इस वजह से भी कोई भी गवर्नमेंट पावर के अंदर में होती है तो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को वो जो जो स्टॉप करते हैं, उसके अंदर में जो एग्रीमेंट्स हैं वो नहीं किया करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंसिटिव इशू है। सेकंड, अगर हम बात करें यूएस से आने वाला जो डेयरी का जो सेक्टर है, तो आप देखिए कि वहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर में वहाँ पे जो काउज हैं उनका जो फीडिंग का जो एरिया है जो खाया करते हैं उसमें वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो हमारे जो रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं, हिंदुइज्म का जो कम्युनिटी है जो लार्जली वे के अंदर में आप देखिए कि वेजिटेरियन कंसिडर किया करते हैं, तो जो जो उनके जो सेंटिमेंट्स है उसको यहाँ पे हर्ट हो सकता है, जो काउज के द्वारा जो मिल्क वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है और उनका जो 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 ईटिंग प्रोसेस है जिसके रिगार्डिंग में, क्योंकि वहाँ पे जो आप देखिए कि जो ईटिंग प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है। सेकंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो जो आप देखिए कि जीएम क्रॉप्स हैं, यूएस का जो जीएम क्रॉप है उसके बारे में भी उनका पूछ था कि यूएस के जीएम क्रॉप्स को आप अलाउ कीजिए। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि सिर्फ कॉटन है जिसको कि अभी तक अलाउ किया गया है, कॉटन का जो प्रोडक्शन है उसको अलाउ किया गया है, और हमारे यहाँ पे और कोई अदर प्रोडक्ट हैं जिनको कि ओनली टेस्टिंग बेसिस के ऊपर में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं वो अलाउ हैं। इसके अलावा पल्सेज के ऊपर में भी उनका डायरेक्शन है कि पल्सेज के ऊपर में भी इंडिया अलाउ करे, यूएस की जो दाल हैं वो इंडिया के अंदर में आए। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको इंडिया अपोज करता है, इस वजह से अभी तक जो डील है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट में 50% का जो टैरिफ है उसको भी इम्पोज किया था, और 50% का टैरिफ इम्पोज हुआ था तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो लार्जर वैल्यू के ऊपर में यूएस के अंदर में अवेलेबल रहे थे, इस वजह से उनका डिमांड डिक्रीज हुआ। डिमांड डिक्रीज हुआ तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ है। प्रोडक्शन कम हुआ है तो जो इंडस्ट्री से रिलेटेड, स्पेशली जो टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री है जिसमें त्रिपुर का एरिया है, जिसमें आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में लुधियाना का एरिया है, तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं जो सिचुएटेड हैं, लार्जर वे में प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको इम्पैक्ट हुआ। वहाँ पे जो वर्क करने वाले जो लोग हैं उनको आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिला है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक कार्टून के थ्रू आप देखिए कि ह्यूमर के थ्रू अफ्रीकन जो पेंगुइन हैं उनको शो किया गया है। अफ्रीकन जो पेंगुइन है उनका मेनली प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट, आपको जो होमवर्क है वो ये है कि जब भी हम पेंगुइन के बारे में रीड करते हैं तो क्या पेंगुइन्स के आप देखिए कि यहाँ पे इनके जो पंख हुआ करते हैं, क्या क्या ये उड़ा करते हैं क्या, जो पेंगुइन्स हैं जो यहाँ पे, क्योंकि बर्ड के रूप से इनको हम कंसिडर करते हैं, पेंगुइन्स को हम बर्ड्स के रूप से कंसिडर किया करते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अफ्रीका के वहाँ पे जो जो अफ्रीकन जो पेंगुइन है उनका संख्या डिक्लाइन होने के लिए मेजर रीजन है वहाँ पे, एक तो सी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना, सी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना। सेकंड, जो मेजर रीजन है उसके बिहाइंड में ये है कि बेसिकली
ओवर फिशिंग है वो किया गया है, कि ओवर फिशिंग वहाँ पे कर दिया गया, जिससे कि जो पेंगुइन्स जिनको खाया करते हैं उनके नंबर हैं वो काफ़ी कम हैं। तो मास लेवल के ऊपर में अफ्रीकन पेंगुइन्स का डेथ है जो वन काइंड ऑफ कंसर्न है। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी हमने जो आप देखिए कि जो हमारे आईएनडीसी टारगेट्स हुआ करते हैं, आईएनडीसी टारगेट्स ये हैं कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था COP21 का, पेरिस एग्रीमेंट UNFCCC का ये कोप है, UNFCCC COP21, उसके अंदर में डिस्कशन ये किया गया था कि हर एक कंट्री को अपने आईएनडीसी जो टारगेट्स हैं उनको एवरी 5 ईयर के अंदर में अपडेट करना होगा, एवरी 5 ईयर्स में अपडेट करना होगा। अब हमने नेक्स्ट 5 ईयर के लिए अपडेट किया है और 2035 तक जो हमारा कमिटमेंट है उसको यहाँ पे बताया है कि इन कमिटमेंट्स को हम कैरी करेंगे आईएनडीसी टारगेट्स के अंदर में। क्या क्या कमिटमेंट है हमारा? हमारा जो 60% आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होगा 35 तक वो होगा नॉन फोशियल फ्यूल। नॉन फोशियल फ्यूल का मीनिंग क्या है? नॉन फोशियल फ्यूल का मीनिंग ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उसके थ्रू हम प्रोड्यूस करेंगे। फिर सेकंड जो कमिटमेंट है वो ये किया गया है कि कार्बन का जो एमिशन है वो हम 47% रिड्यूस करेंगे। कार्बन का जो एमिशन है वो 47% हम रिड्यूस करेंगे। कार्बन सिंक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो प्रेजेंट समय में 2.5 से लेकर 3.5 बिलियन टन्स के आसपास हमें कार्बन जो सिंक है उसको डेवलप करना था, जो कि हम 4 बिलियन टन्स है वो करेंगे कार्बन सिंक को आने वाले समय में। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे जो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमने रखे हैं। अब ये कैसे हमको सपोर्ट करेंगे? नॉन फॉसिल फ्यूल से अगर अगर हमें करना है तो एक तो हमें बैटरीज का प्रोडक्शन करना होगा, क्योंकि जो सोलार पैनल जिसके ऊपर में वर्क करते हैं, बैटरीज के अंदर में जो पावर है उसको स्टोर करते हैं, तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारा बूस्ट होना चाहिए। सोलार के जो पैनल्स हैं उसका उसका जो प्रोडक्शन है वो बूस्ट होना चाहिए। और जो क्रिटिकल मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होता है उनके लिए वो हमारे पास में कंटिन्यूस उसका सप्लाई है वो होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि यूएस का एक प्रपोजल था पैक्स सिलिका यूएस का प्रपोजल था जिसको इंडिया ने भी ज्वाइन किया था। ये क्या था? ये यही था कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका जो सप्लाई चेन है वो कंटिन्यूस यहाँ पे हो। चाइना ने उसका जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो सप्लाई है उसके ऊपर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए थे, चाइना ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि उनका जो जो सप्लाई है वो नहीं होगा। तो पैक्स सिलिका को इंडिया ने ज्वाइन किया है, जो क्रिटिकल मिनरल्स का भी सप्लाई करेगा। हमारे यहाँ पे जो सोलार पैनल्स हैं वो भी डेवलप हों, बैटरीज हैं उनको भी प्रोड्यूस किया जाए, जिससे ही हम ये जो टारगेट हैं उनको यहाँ पे अचीव हैं वो कर सकेंगे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। कोई भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा न्यूज़पेपर में जब वो लेट अपलोड होगा तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे कल के डिस्कशन के अंदर में। तो आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। जो होमवर्क दिया गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।